डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशो और प्रोपोर्शन की एप्लीकेशंस पर मबनी है कि किस तरीके से हम रेशो या प्रोपोर्शन के जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अक्सर इनमें से एक पार्ट जो है वो पेपर में आ जाता है, तो इसको बड़े गौर से आप सुनें और देखें कि अब हम किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है वो दिया गया है। इसको मैं दो मेथड से आपको करने का तरीका बताऊंगा। ये दोनों मेथड ऑलरेडी हम पिछले जो लेक्चर उसमें डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 में फिर उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को जो है वो करना है। दो तरह से मैं इसको बताऊंगा। आप दोनों में से जो भी मेथड यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी इसमें हम रेशो का कंसेप्ट जो है और प्रोपोर्शन के जो कंसेप्ट हैं इनको यूज़ करेंगे। तो इनके बारे में डिटेल से मैंने लेक्चर अपने अपलोड किए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली अपना जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हो तो उसकी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो प्रीवियस आपका नॉलेज है वो रिफ़्रेश होना ज़रूरी है। तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन अगले वाले करेंगे तो पिछले कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है। तो अपने मैथ को ईजी करने के लिए इसका मेथड जो है पहले भी मैंने कुछ लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमेशा जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो प्रीवियस आपका नॉलेज है उसको लेके चलें। अगर वो आपके क्लियर है तो नई चीज़, नया कंसेप्ट आप बड़ी इजीली जो है वो समझ सकते हैं। तो रेशो के बारे में और प्रोपोर्शन के बारे में हम डिटेल से जो है वो डिस्कशन हमारी हो चुकी है पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसके लिंक्स जो है मौजूद हैं। तो काइंडली पहले आप उन लेक्चर को देख लें ताकि जो नया कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए ईजी हो जाए। अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। तो आपको मैथ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बता दिया कि जो चीज़ किसी नए टॉपिक में यूज़ होनी होती है उसका प्रीवियस नॉलेज जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो फिर यकीनी तौर पर जब भी आप कोई नई चीज़ सीखेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब ये हमें रेशो दी गई है 3x-2 रेशो 4 इज़ इक्वल टू 2x+3 रेशो 7। तो दो रेशो जो है वो इक्वल जो है वो दे दी गई हैं। अब ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। इस फॉर्म में आपको जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, कभी इस फॉर्म में दिया जाता है कभी इस फॉर्म में। तो अब हम कैसे करेंगे इसको। एक तो तरीका ये है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने इस स्टेप के बाद प्रोपोर्शन में हमने देखा कि दो रेशो अगर इक्वल हो तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए रेशो बी को ए ओवर बी और सी रेशो डी को सी ओवर डी। जो रेशो की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी रेशो को आप डिवीज़न की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। 3x-2 ओवर 4 और 2x+3 ओवर 7। अब देखें जैसे ही हमने ये रेशो से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो अब इसमें जो रेशो वाला कंसेप्ट है, जो अब इस चैप्टर के हवाले से रेशो या प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है वो अब मज़ीद यूज़ नहीं होगा। ये जस्ट आपका आम मैथमेटिकल वर्क है जो अलजबरे में आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। अब नई चीज़ यहाँ पे कोई नहीं है। अगर चाहें तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन चूँकि हमने अब स्टार्ट किया है तो मैं इसको कम्प्लीट कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दें। नेक्स्ट स्टेप हमारा 3x-2 इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 2x+3। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21x-14 और 8x+12 आ जाएगा। अब एक्स वाई टर्म एक तरफ करें। अब ये छोटी टर्म है, ये बड़ी है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दें, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो ये इधर आके -8x हो जाएगा। इस तरह 12x+14 हो जाएगा। यानी इस टर्म को उधर मूव कर दिया और इस टर्म को इधर मूव कर दिया। तो जब भी इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उनका जो साइन है वो पहले से डिफरेंट हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करना है आपने। अब 21 में से 8 माइनस करना है तो 13x और ये प्लस हो रहे हैं तो 4 और 12+12 24 और 26 आ जाएगा जी। इनको प्लस करेंगे तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 26 ओवर 13 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी। अब इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम फाइंड कर चुके हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और अब यही क्वेश्चन अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें तो फिर कैसे होगा।
चूँकि ये आपको इक्वलिटी ये प्रोपोर्शन के साइन में दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो अब हम कैसे इसको जो है वो दूसरी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है। अब एक मेथड तो ये है कि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें और ये पैटर्न यूज़ करते हुए आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन जब आपको प्रोपोर्शन की फॉर्म में दिया होता है तो हम ये फार्मूला भी एक पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब ये अगर मेथड ये फार्मूला भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, ये मीन ये एक्सट्रीम्स, यानी किसी भी प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं, और जो सेंटर वाली वैल्यूज़ होती हैं ये सेंटर वाली वैल्यू ये सारी है, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, तो ये सेंटर वाली वैल्यू जो है वो इसको मीन कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसको प्रूव करके दिया हुआ है कि किस तरीके से एक्सट्रीम और मीन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से जो है वो इसको एग्जांपल से समझाया हुआ है, तो अगर आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अब हम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम या मीन में से जो भी आप पहले लिख लें उसमें कोई इशू नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इधर लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इधर लिख लें, दोनों जो कि इक्वल हैं तो जैसे भी इसको कर लें तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये एक्सट्रीम में ये दो वैल्यू मौजूद है, 7 इंटू 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इनका प्रोडक्ट, अब देखिए हमने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे, तो उसके मुताबिक हमने ये रिजल्ट जो है वो लिख लिए। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने मेथड ये किया था कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में किया था, तो ये फ्रैक्शन वाला भी स्टेप यही आता है जो उधर डायरेक्ट आ गया। तो दोनों तरीक़ों से जिस तरह भी करें आगे चल के क्वेश्चन सेम है, यानी इसके बाद ये जितना भी ये क्वेश्चन है ये हमारा पोर्शन ये सेम आपने यहाँ पे भी वही स्टेप कर देने। इसका मतलब आगे जो डिफरेंट नहीं है, आगे फिर इसी तरीके से आप करेंगे। स्टार्ट में सिर्फ फ़र्क है कि हमने इस फार्मूले से इसको अप्लाई करके ये चीज़ बनाई है, और इधर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जब बनाया तो फिर भी ये स्टेप यानी ये वाला स्टेप जो है वो सेम है। तो इसका मतलब कि दोनों तरह से जिस भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड में चल के जो है वो बाकी पोर्शन सेम उसी तरह हो जाता है, तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे तो ये भी 2 निकलेगी इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जिस मेथड से भी करना चाहें तो आप इजीली दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेप है, ये जो फार्मूला, ये स्पेसिफिकली आप उस वक्त ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा जब ये क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया हो, तो फिर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप दोनों तरह से जैसे भी करें तो ये सेम एक ही मेथड से निकलता है, बल्कि आगे चल के ये क्वेश्चन सेम इसी तरह बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दी हुई हैं आपको रेशोज़, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, फिर आप इस तरीके से इजीली नहीं कर सकते, आपको डिफ़िकल्टी पेश आएगी। फिर आप इस तरीके से करेंगे तो नेक्स्ट जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ उसमें यही चीज़ है कि आपको फ्रैक्शन में जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हम उसमें ये वाला पोर्शन जो है वो स्टेप जो है वो यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 इसका सेकंड पार्ट है। ये चीज़ आपको दी गई है, इसमें आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, फाइंड x। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको डिस्कस किया था कि दो मेथड से कर सकते हैं, तो इसको भी दो मेथड से किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फार्मूले से इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वजह यह कि जो आपको रेशो दी गई हैं वो फ्रैक्शन में, ऑलरेडी फ्रैक्शन में, अगर आप इसकी मज़ीद फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। तो हम इस मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एक्सट्रीम कहलाएंगी और जो मिडल वाली टर्म्स है वो मीन कहलाएंगी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है इस फार्मूले से हम इसको करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल उसका बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 3/5 और 2x/3। तो इस फार्मूले से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करें, x से कैंसिल हो जाएगा,
तो 3x माइनस 1 ओवर 5, ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और इधर से अगर कोई कैंसिल होता है तो कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x ओवर 5। अब देखें कि हमारे पास जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं तो उसी फॉर्म में ये हमारे पास आ चुका है। तो जस्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू निकाल लें, आगे कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 3x माइनस 1 और 2x इंटू 5। आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, या 5 दोनों तरफ से कैंसिल भी हो सकता है जो कि दोनों तरफ मौजूद है। तो आप ऐसे करें कि इसमें 3x माइनस 1, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से भी हो सकता है, या आप ऐसे करेंगे 2x, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। अब x वाली टर्म एक तरफ करें, ये 2x इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 1। तो अब x की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करना चाहें, मैंने आपको इस फार्मूले से करवाया है, अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मेथड आपको बता दिया है। अब ये 3x और वही क्वेश्चन है, 3x माइनस 1 ओवर 7, 3 ओवर 5, 2x ओवर 3, 7 ओवर 5। अब अगर इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 3x माइनस 1 ओवर 7 और फिर 3 ओवर 5, इसी तरह 2x ओवर 3 और 7 ओवर 5। तो ये रेशो की फॉर्म में दिया हुआ, जैसे ये था स्टेप हमारा कि a रेशो b हो तो हम इसको a ओवर b लिख सकते हैं। तो अब ये फर्स्ट टर्म हमारी ये है, ये ऊपर, और डिवाइड किस पे करना है, जो सेकंड टर्म है, सेकंड एलिमेंट, उस पर डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन और ओवरऑल भी फ्रैक्शन, तो 3 फ्रैक्शन यूज़ हो रही हैं, इसी तरह इसमें भी हो रही हैं। तो अब अक्सर स्टूडेंट इसको फिर टैकल नहीं कर सकते कि वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन उनसे गलत होने के चांस है। तो बेहतर है कि आप वो तरीका इसमें अप्लाई करें। अगर इस तरीके से आपने करना भी है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम कर सकते हैं इसको मज़ीद हम 3 ओवर 5 लिख दें और 2x ओवर 3 डिवाइडिंग बाई 7 ओवर 5। तो इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दें, ऊपर वाली टर्म डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म। अब 3x माइनस 1 ओवर 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ओवर 3 हो जाएगा। ये रूल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो वो हम अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 2x ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ओवर 7 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये चीज़ बन चुकी है। तो इसको भी हमने, ये थोड़ा सा मुश्किल एक स्टेप था, लेकिन जब आगे चलेंगे तो आप इसमें से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर दें। अब बाकी स्टेप जो है वो उसके ऐसे ही होंगे जैसे ही हमने तो ये वाली चीज़ें की हैं। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो फिर भी किया जा सकता है। तो इसमें भी x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका फोर्थ पार्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। एक ख़ास बात जो इसके बारे में बता दूं कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझें और एंड तक इस क्वेश्चन को देखें। और दूसरी ख़ास बात ये है कि इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो तो वही है इसमें कि ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख के भी हल कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कुछ फार्मूले जो है अलजबरे के, जो ऑलरेडी हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। एक तो इसमें पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये एक चीज़ आ रही है, तो 9th क्लास में हम 5.2 में ये एक फार्मूला जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फॉर्म की अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो तो आप उसको किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, तो डिटेल से वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इस फॉर्म के क्वेश्चन और इस फॉर्म के क्वेश्चन। तो आप 9th क्लास की 5.2 जो है, अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल चाहते हैं तो वो मेरा लेक्चर सुन लें। 5.2 का जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन इस टाइप के मैंने सॉल्व कराए हैं, इसकी फैक्टराइजेशन की है हमने। तो यहाँ पे भी बेसिकली ये यूज़ होनी है।
अब ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को मुश्किल इसमें पेश आती है, उसकी वजह ये है कि इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, जो हम ऑलरेडी इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी तरह आप इसको कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपके एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ की, वो यूज़ होती है। अब अगर आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ तो वो सिर्फ इस वजह से होना है कि इसमें जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, जो फैक्टराइजेशन हमने करनी है, उसका जो कंसर्न है जो कि वो 9th क्लास के साथ है। अगर वो 9th क्लास का टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ईजी बनाना चाहते हैं तो इस दो टाइप की जो मैंने वीडियोज़ आपको 9th क्लास में अपलोड की हुई हैं, और इसका लिंक भी यहाँ पर मैं दे दूँगा, तो आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। अब चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखें कि ये जो आपको रेशो दी है, ये एक नंबर दिया गया और दूसरा ये इनकी रेशो प्रोपोर्शन में है, इन दोनों की रेशो में। चूँकि ये फ्रैक्शन में दी गई है, तो फ्रैक्शन में जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो गया, प्रोपोर्शन दिया हो गया, तो आप हमेशा उसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में मज़ीद बदल देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमने इस पर जो फार्मूला अप्लाई करना है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला यूज़ करेंगे। अब इसमें ये फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होगी, एक्सट्रीम, और सेंटर वाली जो दो हैं वो मीन। ये आपको जस्ट लिखने के लिए होता है। अगर आप ये ऊपर इसको शो कर दें, फिर एक्सट्रीम लिख दें, और नीचे वाली दो मिडल वाली टर्म है वो ये हो जाएंगी, तो छोटा साइन लगा के उसको आप मीन का नाम दे लें। तो इसमें कोई इशू नहीं, जैसे भी आप इसको ज़ाहिर करें। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखें कि हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, चेक किया करेंगे वो किस में आ रहा है, मीन में वो यूज़ हो रहा है या एक्सट्रीम में यूज़ हो रहा है। तो x की वैल्यू यूज़ करनी है तो x स्वाई इस टर्म के और कहीं पे x नहीं है। अगर तो सब टर्म में x मौजूद है, जैसे पिछले जितने क्वेश्चन किए, तो फिर एक्सट्रीम और मीन में से जो मर्जी पहले लिख लें, उससे कोई इशू नहीं होता, x की वैल्यू उसमें आ ही जाती है लेफ़्ट साइड पर। लेकिन अगर x एक ही टर्म में लिखा है तो वो हमने फाइंड भी करना है। तो अब ये मीन में x आ रहा है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो पहले लिख लें और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो एक्सट्रीम जो है वो बाद में लिख लें। इसकी वजह यही है कि जब इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमेशा जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं। जैसे ये 2 = 7 + x। अब अगर आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो x को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, और 2 को उधर शिफ्ट कर दें। तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है वो लेफ़्ट साइड पे आप लेके आते हैं। अब मैंने फार्मूला लिख दिया, अब इसके मुताबिक हम लिखते हैं मीन्स कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये वाली, x × p³ - q³ और p + q, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी जो लास्ट वाली टर्म्स एंड वाली, तो p² + p³ + q², और दूसरी वैल्यू p - q इसका होल स्क्वायर। तो मीन्स वाली जो टर्म्स हैं दरमियान वाली उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्सट्रीम एंड वाली जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टर्म्स इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और जो टर्म डिवाइड हो रही है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी p² + p³ + q², p - q। अब ये p + q इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह p³ - q को मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर ये सिंपल कोई नंबर्स वगैरह होते तो हम इसको कैंसिल करते तो सिंपलीफाई करते तो आंसर आ जाना था हमारा। अब इस चैप्टर के हवाले से जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, जो सिंप्लीफिकेशन है, वो आपका अलजबरे पे बेस करती है। इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और उससे पहले इन दो टर्म्स की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, जिनको मैं रेड कलर से जो है वो ज़ाहिर कर देता हूँ। इसकी और इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इन दो की। अब ये फैक्टराइजेशन के हवाले से अब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपको फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों की फैक्टराइजेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो वीडियो आप देख सकते हैं इनकी डिटेल के लिए। तो अब हम इसको लिखेंगे, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, और p - q इसका स्क्वायर है तो हम इसको p - q और p - q, जैसे 2 की पावर
3 हो तो हम इसको 2 जितनी पावर हो उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 2 हो तो हम इसको 4 लिख सकते हैं। जितनी पावर हो उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी पावर 2 थी तो हमने इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली टर्म वैसे लिख देंगे p प्लस क्यू। यानी आप देखें ये स्टेप वैसे ही है और ये लास्ट वाला वैसे ही, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। ए क्यू माइनस बी को ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म इस तरह से क्या है पी, और सेकंड टर्म क्या है क्यू। ये चीज़ बना दी। फिर जो टर्म इधर होती है वहाँ पे इसका स्केयर होगा, फिर दूसरी टर्म है इसका स्केयर होगा, दरम्यान में उनका प्रोडक्ट होगा। तो इधर p है तो p का स्केयर, उसके बाद प्लस q का स्केयर, ये चीज़ बना दी मैंने, और दरम्यान में उनका प्रोडक्ट और साइन उसका अपोजिट होगा। तो अब p और q को मल्टीप्लाई करेंगे, वो इधर लिखेंगे, और साइन इधर माइनस है तो ये प्रोडक्ट जो है वो प्लस का होगा। अब देखेंगे इसमें मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, पी क्यू माइनस क्यू क्यू, पी माइनस क्यू, पी का स्केयर प्लस क्यू का स्केयर प्लस पी क्यू। तो ये फार्मूला मैंने इस पर अप्लाई किया है। अब इनमें से जो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, जो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, वो कर दें। p माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर एक ये फैक्टर बचा और एक ये बचा, p प्लस क्यू। इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मर्जी फैक्टर पहले लिख सकते हैं। तो पहले मैं प्लस वाला लिख रहा हूँ, फिर माइनस वाला लिख रहा हूँ। अगर आप माइनस वाला भी पहले लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब ये दो फैक्टर आ गए। अब एक दफ़ा p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो अब ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, a प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्केयर और माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अब आप इसकी जो फार्मूले आपने यूज़ किए हैं मैंने वहाँ पे लिखे हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन के अंदर भी वो रीज़न लिखा करें कि आपने ये फार्मूला कैसे यूज़ किया है। तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है। इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका रेफरेंस दे देना है कि मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है। इसी तरह यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया है स्टेप में, इसकी भी रीज़न दे दें, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है इसमें ये होता है कि मैं आपको प्रीवियस नॉलेज में वो चीज़ें लिख देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा होता हूँ तो बाज़ का मैं उसका रेफरेंस नहीं देता, वहाँ पे आपको एक पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप जब भी मेरा कोई लेक्चर सुने तो जो फार्मूला मैंने यूज़ किया हो तो उसको रीज़न के साथ लिख दिया करें कि ये स्टेप किया तो इसकी रीज़न किया, वो फार्मूला उधर से आप इधर लिख दें। आपने चूँकि पेपर में तो आपने वो चीज़ नहीं शो करनी होती, तो मैं तो चूँकि एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ चीज़ें, इसलिए मैंने वो साइड पे लिख दी होती हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर ही वो लिखनी है। जब आप क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, साथ रीज़न बताएंगे, तो पेपर मार्किंग के दौरान जो भी पेपर आपका मार्कर होगा तो वो आपसे बहुत इंस्पायर होगा कि इस स्टूडेंट ने जो है बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, स्टेप को लॉजिक बयान किए कि स्टेप कैसे किए हैं, तो यकीनन आपको अच्छे मार्क्स जो है वो रिवार्ड किए जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। ना सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो हमारा ये आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो 3.1 एक्सरसाइज जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कंप्लीट की है, तो इसमें बेसिक थीम था कि रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको डिस्कस किया हमने। फिर इसकी जो एप्लीकेशन है कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चन में इनको हमने यूज़ करते हुए जो है वो मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। तो वो सारे मेथड हमने पढ़ लिए हैं, तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगर मेरे लेक्चर ये आपको पसंद आए हों तो काइंडली इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो जो है वो खुद से आप वसूल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।